Radhe Radhe, welcome back to my channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our quality class of historical background from the Lakshmi Kant book. ठीक है, so today we are going to complete all the rest of the topic which we have left, जिसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बचा है. Till now we have been able to cover the syllabus of the Company Act. क्राउन रूल हम कर रहे हैं, जिसमें क्राउन रूल में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कंप्लीट करा चुके हैं, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट से 61 के 92 एंड 99 वो हम फिनिश करा चुके हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 99 था, जिसे मैं मॉली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानती हूँ. And today we are going to continue with this is Government of India Act of 1919. Actually, I have already made this video in the previous class, but you know what happened? My mic, it just get down, and due to which it has no voice in it. So again, I have to record this video. So see, this is a hard work which you have to do it. Okay, it's okay. It's okay. You have to perform this. करना तो पड़ेगा. Earlier I thought I put the voice over in it, but see, but then I thought कि voice over and the way I was speaking, my lips जो है वो sync नहीं हो पाएगा. इसके वजह से and this problem create हो जाएगी. So I thought to make a video कि चलो कोई बात नहीं, वापस से बना लेते, मेरा भी एक revision हो जाएगा. ठीक है? So let's start. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की जो मैं बात कर, यहाँ से मुझे शुरू करना है. ठीक है, आप जो मैं एक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट मी चेक अगेन बिटवीन whether this mic is working or not, because I told you in the previous video where I have already recorded this video for half an hour or something, but it has no voice in it because my battery get down. So I just have to check my battery in between, देखना पड़ेगा मुझे बीच में. तो क्या हुआ कि हाँ, so गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, let's start this thing. ठीक है, so गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 अब मैं शुरू करती हूँ. अब क्या होता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि इट इज इन अगस्त 1920 की बात है. ठीक, दिस ऑफ 1917. ठीक है, अगस्त 1917 की बात है. उस समय this act was actually framed on अगस्त 1917 में. ठीक है, अगस्त 1917 में इसकी बात चल रही. तो पहली बात सुनो, क्या बना नहीं था एक्चुअली. क्या होता है, अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि आपको पता है इतना सारा रिवोल्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट बनना शुरू हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए फाइनली क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हुई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इतना हुआ तो नाउ दे हैव डिसाइडेड कि कुछ तो करना पड़ेगा. तो फाइनली जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, इस अगस्त 1917 में फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट दे हैव डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये लोगों के सामने रखा कि ठीक है, हम एक जिम्मेदार सरकार, अपना एक पूरा उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा. क्या वो सोचते हैं कि हम देश में एक जिम्मेदार सरकार बनाने की कोशिश करेंगे. धीरे धीरे हम एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड कीपिंग दिस थॉट इन माइंड they have introduced all of these provisions. और जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए उन्होंने ये सारे प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट के अंदर और इम्प्लीमेंट करने की बात कही. एंड द थिंग्स विल कंटिन्यू, अंडरस्टैंड. तो पहली बार सो देन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो है वो प्रिपेयर हुआ, which 1919 में and which came into force in 1921 और 1921 में लागू हुआ. इस एक्ट को, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ मोंटेग्यू कैनफॉर्म रिफॉर्म. इस एक्ट को मोंटेग्यू कैनफॉर्म रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से ऑफकोर्स ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ही इज द वाइसराय ऑफ इंडिया. कैनफॉर्म वाइसराय है, मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ रिफॉर्मिंग. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1995 गवर्नमेंट, British government declares its objective for a very first time to gradual introduction of a responsible government in India. पहली बार, and due to which the Government of India Act of 1990 it was formed, and finally which came into force in 1921. Understand, this act is also known as the Montagu-Kempston Reform. Montagu is the Secretary of State for India and Kempston is the Viceroy of
इंडिया। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है। अब क्या होगा, अब इस एक्ट की प्रोविजन, आप खुद सोचिए, आप पता है इस एक्ट के मैक्सिमम फीचर्स, इस एक्ट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के जो मैक्सिमम फीचर्स है ना, वो सारे के सारे आज के टाइम पर जो इंडियन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर मैक्सिमम इसकी प्रोविजन दिए हो गए हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर आप देखो, इसमें क्या किया, सबसे पहले कोशिश की यहाँ पे, क्यों यू रिमेम्बर डिसेंट्रलाइजेशन आना शुरू हो गया था, व्हिच मींस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज रिस्पांसिबिलिटीज, धीरे धीरे पास को बांटना पहले से ही शुरू कर दिया था, तो इसमें भी यही कोशिश की। फॉर अ वेरी क्या किया, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, दे हैव डिवाइडेड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज। एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव सेड, सो दे हैव डिस्ट्रीब्यूट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जितने भी सब्जेक्ट है, जो जो फंक्शंस होते हैं, उनको दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। दे हैव subjects into two categories, that is the central subjects and the provincial subjects. So this classification, so the classification of the subjects जो the subject administration का हुआ, this was actually done by the devolution rules which is framed under this act. devolution मतलब क्या होता है, बांटना, धीरे धीरे चीजों को devolute करना, गोला बांटना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे शुरू किया सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे डेवोल्यूशन रूल, इट इज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द डेवोल्यूशन रूल से। सो व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पे अब इस डेवोल्यूशन रूल्स में क्या लिखा है, इस डेवोल्यूशन रूल्स बहुत बांटोगे कैसे, हाउ द रूल्स यूज ओन कॉमन सेंस फॉर delegation of authority. So this rule, devolution rule, this facilitate the delegation of authority from the central to the provinces. कॉमन सेंस लगाना है ना, कि डेवोल्यूशन आप धीरे धीरे कैसे बांटोगे, जब अथॉरिटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का धीरे धीरे डेलीगेशन देना शुरू करोगे सेंट्रल से प्रोविंशियल तक, तब डेवोल्यूशन होना शुरू होगा। अंडरस्टैंड, सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम द सेंट्रल टू द प्रोविंसेस तक धीरे धीरे होना शुरू हुई। अंडरस्टैंड, यहाँ से पावर को धीरे धीरे बांटना शुरू किया, क्योंकि अगर आप सॉरी बिकॉज अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो दो पार्ट में, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो क्या कर रहे हो, व्हेन यू हैव डिवाइडिंग दिस थिंग्स इन अ सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, हाउ कैन यू, कोई भी एनी ऑफ द लेजिस्लेचर कैसे उस सब्जेक्ट्स को, कैसे उस चीज को मैनेज करेगी। तो जब when they will have certain powers, when they will have certain authority to manage such things, to administer such things, जब उनके पास इसकी पावर होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या किया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए इस तरीके से। सो फाइनली दे हैव डन दिस थिंग, सो दिस क्लासिफिकेशन समझ आ रहा है, यहाँ पे डेवोल्यूशन रूल दिस फैसिलिटेट्स, they facilitate this this rule, delegation of authorities को from central से provincial तक देना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, it relax the central control over the provinces, धीरे धीरे ये सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंसेस से धीरे धीरे कम कर रहा है, क्योंकि पावर डिवाइड हो रही है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं। सो इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सब्जेक्ट्स इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल क्या किया, जो इसकी लेजिस्लेशन, एट द सेम टाइम दे आल्सो ऑथराइज द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज बताया था, प्रोविंशियल कुछ अलग नहीं है। प्रोविंशियल मैंने आपको जो those who have attend my previous classes they might know about this, since कि मैं जो टर्म यूज कर रही हूँ, प्रोविंसेस है, स्टेट है, क्या मतलब होता है, उन सबको आई थिंक काफी हद तक वो सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। those who haven't watched my class, please go and watch my previous classes there। तो जो प्रोविंशियल्स की है, यहाँ पे इसको स्टेट, आज भी तो ऐसा ही होता है, यूनियन के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप देखोगे ना, स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कंकरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी आप पढ़ोगे। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आएगा ना, उसमें 3 लिस्ट में शेड्यूल 7 क्या कहता है, शेड्यूल 7, ओ ठीक है, आप मुझे बताइए, मेंशन मी व्हाट इज द शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कि सब्जेक्ट्स लिस्ट में कैसे डिवाइडेड है। अच्छा ठीक है, सो बेसिकली एट द सेम टाइम क्या किया, दे हैव आल्सो ऑथराइज्ड द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अभी हमारी पार्लियामेंट ही तो है लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स बताया है ना, एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी होती है। दो जो हैवंट वॉच्ड दिस थिंग, मैंने इस साइड क्वेश्चन विजन आईएएस में पढ़ाया कि करंट अफेयर्स टॉपिक है, प्लीज एक सीरीज मैंने बनाई है, उसमें प्लीज गो एंड वॉच दैट क्लास आल्सो, तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। So it also authorized the central legislatures and the provincial legislatures to make the laws on their respective list of subjects। दोनों के जो इनके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी
ये ऑथराइज किया, हक दिया कि आप लॉ बना सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में, ठीक है, पावर को डिवाइड किया। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी रहेगा। और आज भी तो ऐसा ही होता है, पावर डिवाइड है लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी है। स्टिल ये फीचर एग्जिस्ट करता है। तो उसका बेस हमें कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से तो मिलता है। अब क्या हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं किया। Now these provincial subjects, what they say, it has further divided these provincial subjects into the transfer subjects and reserve subjects. और डिवाइड किए। दिस इज द की इंपॉर्टेंट, याद रखना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को क्या किया, दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया, इनटू द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रोविंशियल सब ये तो पता है ना कि वायसराय सेंट्रल में होता है। आई होप यू, ये मैंने लास्ट क्लास, अब इतना पढ़ते पढ़ते आप आ गए होंगे, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, है ना। तो वायसराय जो है वो सेंट्रल में आ गए हैं, प्रोविंशियल स्कीम में जो है वो एक्चुअली गवर्नर्स में आ चुके हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये चीज बिल्कुल मत गड़बड़ करिएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। अब क्या मेंशन किया है यहाँ पे, गवर्नर्स में एंड सेंट्रल सब्जेक्ट जो है वो वायसराय में आते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? पब्लिक हेल्थ हो गई, एजुकेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर है, ये टॉपिक अभी भी तो डिवाइड किए जाते हैं, अभी भी तो ऐसा ही होता है, स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट टॉपिक डाले जाते हैं ना, सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं। सेम रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस आया, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन है, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सब्जेक्ट्स इसमें डाले गए, ठीक है। अब कहा गया सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए गए एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए गए। अब उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा? इट इज मैनेज बाय द गवर्नर। गवर्नर मैनेज करेगा विद द एड ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स की मदद से, एंड बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिम्मेदार होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। और फिर कहा जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे उससे भी गवर्नर करेगा एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गवर्नर अपने मिनिस्टर, अभी भी तो प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यू नो दिस थिंग ना, कि उनके एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करती है। ऐसे ही जब स्टेट में, तो स्टेट क्या है, प्रोविंसेस ही तो है, प्रोविंशियल ही तो है, प्रांत जिसे बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में बहुत चीजों को समझाया है, बार बार बोला है, एंड ठीक है, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दोस टर्म्स, बट आई वांट यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग सो दैट दिस विल सेव माय टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, गवर्नर्स विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स के साथ भी यहाँ पे करेगा एड ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पे गवर्नर करेगा अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अंडरस्टैंड, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे जिम्मेदार नहीं होगा, गवर्नर करेगा, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें गवर्नर करेगी अपनी मिनिस्टर्स के साथ, मतलब मिनिस्टर्स की मदद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, और जिम्मेदार होंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो इस तरीके के जो दो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे हैं, देख रहे हो ना कितना ज्यादा है। इमेजिन दिस थिंग्स, दिस टू एडमिनिस्ट्रेशन, इमेजिन एक जगह यहाँ गवर्नर करी, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड, रिजर्व सब्जेक्ट्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टली दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, दो तरीके के डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, दो तरीके से करना, ठीक है। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज अ डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआक व्हिच मींस डबल रूल, दो लोग जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, दो डुअल स्कीम। तो ये जो इतना समझने में कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सो दे हैव, सो हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, ये कभी चला ही नहीं, कभी हो ही नहीं पाया, ठीक है। सो दिस इज अ फीचर, लेट मी मेक यू अ रिविजन ऑफ दीस 2 पॉइंट्स इन अ वेरी क्विक वे। मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ, व्हाट दे हैव डन दिस थिंग, क्या करने की कोशिश की इसमें। They have divided, you are saying now that all the subjects of administration was divided into the two categories, that is the central subjects and the provincial subjects. Understand? So this classification was done by the devolution rules which is framed under this act. ये जो classification है वो devolution rule से हुआ। devolution मतलब बांटना, devolution मतलब delegation of authority, facilitate करता है authority from the central to the provinces। जब धीरे धीरे पार बटना शुरू हो गई वहां से central से provinces के पास, तो क्या हुआ, it relaxed the central control over the provinces। अब सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंसेस से धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया by demarcating and separating the subjects into two categories, central subjects में and provincial subjects में। जब दो कम हो गया ना कंट्रोल, जब दो सब्जेक्ट से बांट दिया, सेंट्रल में एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में,
है ना इसमें, लेकिन what they and they, at the same time they also authorize the central and the provincial legislatures to make the laws on their respective list of subjects. यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स पे, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्स टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी रहेगा. दूसरी चीज क्या किया, इट हैज फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स में, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया. ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंक्लूड पब्लिक हेल्थ हो गई, एजुकेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर. रिजर्व सब्जेक्ट हो गए जैसे कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन है, लैंड रेवेन्यू है, फाइनेंस है. अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उसे कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर, विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स की मदद से, being responsible to the legislative council. और रिजर्व सब्जेक्ट करेंगे गवर्नर ही करेगी and his executive council without being responsible to the legislative council. Understand, so this dual scheme of governance is known as a diarchy, which means double rule करना, and this was largely unsuccessful. ठीक है, तो ये जो इसके दो पार्ट्स हो गए. लेट मी जस्ट गिव मी अ 1 minute, आई विल मूव दिस थिंग्स एंड आई राइट द नेक्स्ट ऑफ दीस पॉइंट्स. मैं बाकी पॉइंट्स लिखती हूँ. Okay, so next I have this point. Next point is, so I read all of these points, and when I'm going to explain about the Simon Commission or Common Award, that time also give me just 1 second. ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट. तो till now अब तक मैंने पढ़ा कि subject has been divided into the central subjects and the provincial subjects. Provincial subjects are further divided into the ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुए. नेक्स्ट पॉइंट इज, सो बेसिकली अब क्या किया, इट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस, इसने एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट के अंदर. आज भी तो ये देखने को मिलता है. सो नाउ दिस एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म. क्या इंट्रोड्यूस किया, बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री. बाइकैमरलिज्म मतलब जहां पे अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है, पता है ना, जहां पे अपर हाउस होता है एंड लोअर हाउस होता है, बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा. और अब मुझे प्लीज मेंशन मी ना कमेंट सेक्शन की लोग अपर हाउस कौन सी होती है और लोअर हाउस कौन सी होती है. प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो बेसिकली लोअर हाउस यहाँ पे है, ये होगी लेजिस्लेटिव असेंबली जिससे हम बोलते हैं. ठीक है, अपर हाउस जो है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं. हालांकि मैंने जवाब अभी दे दिया है, बट आई वांट स्टिल जस्ट टेल मी व्हाट दिस थिंग. ठीक है, तो बेसिकली बाइकैमरलिज्म में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया ना. यू रिमेंबर पहले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आया था. मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन की इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से एक्ट की प्रोविजन में किसमें इंट्रोड्यूस किया गया था. तो आईएलसी क्या किया यहाँ पे, सो दे हैव इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म लोअर हाउस एंड अपर हाउस बाय रिप्लेसिंग द आईएलसी. आईएलसी को रिप्लेस करके बाइकैमरलिज्म आया, व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ द लोअर हाउस एंड अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे. एंड वहां पे जो लोअर हाउस एंड अपर हाउस के जो मेंबर्स थे, द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस दे वर चोजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए गए. ठीक है, इसमें ये हुआ बाइकैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शन, समझ पाए. अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट व्हाट इज मेंशन. अब उसके बाद है कि दे हैव इंट्रोड्यूस, रिमेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक, जो लास्ट एक्ट जो मैंने पढ़ाया था उसमें सिर्फ एक इंसान था. क्या एक्ट था याद है, लास्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909. तो उसने क्या किया था, फॉर द वेरी मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म में पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव मेड द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर. कौन बने थे, मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज. लास्ट वाला पढ़ा है कि नहीं, अब क्वेश्चन में ऐसे पूछती रहूंगी और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देते रहना होगा. अगर लास्ट क्लास का वो पढ़ा है टॉपिक तो आप मुझे खुद से बताएंगे. प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन की कौन थे वो, उनका नाम क्या था, उनके बारे में मुझे बताइए. तो अभी सोचो, एक ही इंसान, ओनली वन इंडियन हु हैज बीन एडेड एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ. इस एक्ट में और इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. So this act provide now the association of Indians in the Viceroy Executive Council out 3 out of 6 members other than the commander in chief. Other than commander in chief को छोड़ के, ठीक है, other than the commander in chief, इनको छोड़ के 3 out of 6 members needs to be इंडियन, वो भारतीय होने चाहिए, ऐसा इनका कहना था. उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट यू रिमेंबर कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो था, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूसेस या कॉमनल रिप्रेजेंटेशन. यू रिमेंबर जो लास्ट में मैंने पढ़ा था उसमें मॉर्ली मिंटो में, लॉर्ड मिंटो जो है ही वाज नोन एज द फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट. याद है, पहली ये कॉमन इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए लाया गया था ना. आप मुझे बताओ क्या था वो, प्लीज यू एक्सप्लेन मी, मुझे बताइए. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 ने किसको कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, मुझे मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बताइए
क्या था वो, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, क्योंकि अगर आप पुरानी चीजें, टॉपिक ही नहीं क्लियर करेंगे, वो बेस की कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किया, तो यहाँ पे वो जो पिछला कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था लास्ट एक्ट में, वो इसमें कंटिन्यू किया। सो इट हैज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन किस किस को दिया, सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, इन सबको एक्सटेंड किया और ज्यादा, ठीक है, इन सबको भी दिया। इसके बाद इस एक्ट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस, दे हैव ग्रांटेड दी फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज किसमें, अभी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है ना, किस क्या मतलब है, फॉर गेटिंग दी वोटिंग राइट, वोट का जो हक मिलता है। आज इंडिया में क्या है, 18 इयर्स ऑफ एज, 18 अब 18 इयर्स ऑफ एज है ना, कि वोटिंग का हक है, वोट डालने का हक है। आप वोट डालने जाते हैं ना, कौन कौन वोट डालने जाता है, किस किस से डाला इस बार, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन हु हैज गिवन द वोट, प्लीज गिव अ वोट। आप वोट जरूर दीजिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आवर राइट, हमारा हक है टू चूज कि who will represent us. Imagine this is such a huge part for us. ये बहुत बड़ी ताकत है ये चूज करना कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करेगा। इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। सो यूज योर राइट वेरी वाइजली, बहुत वाइजली आप इसको यूज करें, एंड प्लीज डू वोट, ठीक है। सो हाँ, तो क्या था, थोड़ा सा like little lesson to you, it's very important and to create awareness among the people. Okay, तो फ्रेंचाइज ये लेके आए। तो यहाँ पे क्या क्या इस एक्ट में, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस की, दे हैव गिवन द ग्रांटेड फ्रेंचाइज, लेकिन टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, सबको नहीं दिए, सबको ग्रांट नहीं किया वोटिंग राइट, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैक्स के बेसिस पे, इनकम, एजुकेशन के बेसिस पे, प्रॉपर्टी, सॉरी बेसिकली बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इनका टैक्स या इनकम जो भी आप बोले, ठीक है, इनकम के बेसिस पे किया और एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है। इसको दे हैव गिवन देम अ राइट टू वोटिंग, इनको कि जिन जिनके पास इतना होगा उन्हीं को सिर्फ वोटिंग का हक है, वोटिंग राइट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ उनको वोटिंग का हक मिलेगा, वोटिंग राइट दिया। अब क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, एक और ऑफिस के, दे हैव क्रिएटेड, दिस एक्ट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, द ऑफिस ऑफ अ हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन। एक आज भी जस्ट टेल मी, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। एक होता है हाई कमिश्नर, ठीक है, और एक होता है एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसी होती है ना, एम्बेसी में आईएफएस, जब इंडियन आईएफएस बनोगे तो एम्बेसडर, एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसीज या फॉरेन एम्बेसी काम करते हो ना, तो वो जो एम्बेसीज में आती, जस्ट टेल मी, मुझे जरा आप प्लीज, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक होमवर्क है, प्लीज दीजिएगा। हायर कमिश्नर वर्सेस एम्बेसडर, इसमें क्या डिफरेंस है, हाई कमिश्नर वर्सेस एम्बेसडर। एम्बेसडर प्लीज मेंशन मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन मेंशन करिए, आपको क्या पता है, प्लीज आप मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि पता है अगर आपको ये चीज पता है ना, दिस विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द अदर पीपल, बाकी दूसरे लोगों से आपको बहुत अलग करेगा। और इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी, ठीक है, अगर आप ढूंढ के लाएंगे मुझे तो मैं इसका आंसर आपको कल दूंगी, और ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, हाई कमिश्नर वर्सेस एम्बेसडर, बट आई वांट यू टू वर्क हार्ड, और थोड़ा आप थोड़ा रिसर्च करें और मुझे इसके बारे में बताएं, ठीक है। तो क्या किया, हाई कमीशन ऑफिस जो है इंट्रोड्यूस किया फॉर इंडिया इन लंदन, लंदन में इंट्रोड्यूस किया इसके लिए इसका, और इनको एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इसको वो सारे फंक्शन, उसके फंक्शंस दिए जो फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है, ठीक है, करे थे, जो सारे फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया परफॉर्म करे थे, वो सारे फंक्शन हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में, और ये अबॉलिश हो जाएगा जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का जब एक्ट आएगा ना, ये वाला ऑफिस ये अबॉलिश हो जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, यू विल सी इट, ठीक है, आप देखोगे। तो ये सारे फंक्शन जो है हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, उसको फंक्शन जो है थोड़े थोड़े ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट क्या किया यहाँ पे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे हैव also provide establishment of a public service commission for recruiting the civil servant, you know this thing। तो यहाँ पे भी है PSC which is a public service commission, जिसमें central public service commission was set up in 1926, 1926 में जाके 1926 में public service commission establish हुई। then क्या हुआ, फिर यहाँ पे they have tried to separate the provincial budgets को from the central budget से separate किया, provincial budget को किससे separate किया, सेंट्रल बजट से, ठीक है, यस, सो दे हैव सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द, आज भी तो स्टेट के बजट अपने अलग अलग होते हैं,
सेंट्रल का यूनियन बजट अपना अपना, हर स्टेट का अपना अपना बजट होता है कि नहीं, यूनियन का अपना बजट होता है, तो यही तो किया, इट हैज सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल, वही यूनियन के बजट से, सेंट्रल के बजट से, एंड आल्सो ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट ऑन देयर, एंड एट द सेम टाइम और क्या किया, इट आल्सो इनैक्ट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू, it also enacts the provincial legislature, क्या किया है यहाँ पे, लेजिस्लेचर्स ऑथराइज किया उनको टू मेक द लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जो भी एट द सेम टाइम इनके जो लेजिस्लेचर असेंबली है वो लॉ बना सकती है, कुछ भी उनको पास करना है अपने बजट पे, दे ऑथराइज देम टू मेक एनी लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ बजट पे, वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या किया, उसके बाद आता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्रिएट किया, ठीक है। इट हैज आल्सो एस्टैब्लिशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे मैं नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानती हूँ, क्या इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, इसे और क्या बोलती हूँ मैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, नरेंद्र मंडल, ठीक है, नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल के नाम से इसके जो हेड थे वो वायसराय थे, ठीक है, इट वाज चेयर बाय द वायसराय, इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1921, 1921 में इनॉग्रेट की थी, इट हैज टोटल 120 मेंबर्स, इसमें 120 120 मेंबर्स होते हैं, 108 मेंबर्स प्रिंसेस फ्रॉम स्टेट से लिए जाते हैं, 12 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द अदर स्टेट से लिए जाते हैं। इसका काम क्या होता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का, इट फैसिलिटेट द डिस्कशंस और कंसल्टेशन ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कोई भी चीज पे डिस्कशन करना, कंसल्टेशन करना, जो एक कॉमन इंटरेस्ट का, सब लोगों के कॉमन इंटरेस्ट का कोई मुद्दा है, कोई बातचीत है, उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट का कोई मुद्दा है, कोई मैटर है, उस चीज के ऊपर लोग डिस्कशन करें। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट करना, सबसे ज्यादा ये जो सारे प्रोविजंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, सारे के सारे प्रोविजंस जो लेके आए थे, उसको देखने के लिए कि सारे प्रोविजन ठीक से, ये एट द एंड कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो ये है तो कॉन्स्टिट्यूशन के काइंड ऑफ फीचर्स ही ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फीचर्स ही तो है, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी कमीशन इंट्रोड्यूस अपॉइंट किया यहाँ पे, दे हैव decided to appointment of the statutory commission to inquire into and to report on the condition of the country after the 10 years of coming into of this force, after the constitution of 10 years coming into force, कि जब ये पूरा constitution के features जैसे तो लग रहे हैं, तो 10 साल के बाद जो भी ये features introduce किए जाएंगे, कंट्री की क्या कंडीशन होगी और उसके हिसाब से वो आगे जो भी होगा, जो भी जैसे भी तो के हिसाब से हम आगे देखेंगे और उन प्रोविजंस को और इम्प्लीमेंट या मॉडिफाई, जिस हिसाब से भारत को और बेटर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए हम और बेटर फीचर्स करेंगे। तो इसीलिए स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे, ठीक है, अपॉइंट करे, जो कि इंक्वायरी करेगी एंड रिपोर्ट करेगी, ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ दिस थिंग। सो दिस इज एग्जैक्टली द कंप्लीट प्रोविजन फीचर्स, ये पूरे फीचर्स हैं। वेट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, इट इज कट। तो ये पूरे फीचर्स जस्ट रिंगटोन। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया। अब मैं इसके थोड़ा सा एक छोटा सा क्विक रिविजन मैं आपको देती हूँ। तो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज इंट्रोड्यूस दी बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, आई विल साइलेंट इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके। तो बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, which consists of the लोकसभा एंड the राज्यसभा, उसको कंसिस्ट करती है लोकसभा, ठीक है, एंड बाय रिप्लेसिंग the ILC Indian Legislative Council and also introduce direct elections, so majority of members of both houses were to be chosen by the direct election, choose करेंगे। दूसरी चीज जो है वाइसराय एग्जीक्यूटिव, yes, so this is also so यहाँ पे for the first time it has introduced they have extended this thing, Viceroy Executive Council के 3 out of 6 members apart from the commander in chief need to be Indian, भारतीय रहेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेशन, सिख को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को दिया, फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इनकम और एजुकेशन के बेसिस पे वोटिंग राइट दिया जाएगा। हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन ने एक ऑफिस क्रिएट किया और ट्रांसफर किए बहुत सारे फंक्शन व्हिच वर टू बी परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देन व्हाट हैपेंड, दिस इज योर होमवर्क, हाई कमीशनर वर्सेस एम्बेसडर के बीच में डिफरेंस आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पीएससी, दैट इज अ पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी जिसे हम बोलते हैं, established in 1926 में। At last what happened, provincial budgets when I said, so basically it has separated the provincial budgets from the central budget, से उसे अलग किया provincial budgets को, and authorized the central और provincial legislatures to enact on their subjects, कि इससे कर सकते हैं। उसके बाद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे मैं नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानती हूँ, नरेंद्र मंडल, ठीक है, उसमें इसके चेयरमैन कौन होंगे, वाइसराय, कंसिस्ट ऑफ द 120 मेंबर्स। इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1921 में, 108 मेंबर, 12 मेंबर्स
फाइनली एक मेंबर प्रेजेंस है, 12 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव है, एंड फाइनली स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जो इंक्वायरी करेगी, रिपोर्ट देगी कंट्री हमारे इंडिया की कंडीशन के ऊपर। जब से ये सारे प्रोविजंस इंप्लीमेंट होना शुरू होंगे उसके बाद से 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इसके बाद अब 2 टॉपिक रह जाते हैं इसी के अंदर है। एक उसमें आएगा साइमन कमीशन और एक रहेगा कॉमनवेल्थ अवार्ड। जस्ट गिव मी अ 1 second, आई विल रिमूव दिस थिंग देन आई राइट। ठीक है, okay, so basically next point we have that is a Simon Commission and a Commonwealth Award. Now अब इसलिए जो Simon Commission next topic है Commonwealth Award, what happened in November 1927 में, क्योंकि I told you एक स्टैट्यूटरी कमीशन अब अपॉइंट होनी थी, याद है 1919 को जब वो एक्ट आया, ठीक है, 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को आया। अब 10 साल होने वाले थे, 1929 में एक कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की जाती जो कंडीशन बताती कि भारत की कंडीशन कैसी है इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आने के बाद। So next what happens? So 2 years before the schedule, 1929 में एस्टैब्लिश की जाती। So just 2 years before the schedule, 2 साल पहले एक्चुअली होने से पहले Simon Commission, there was a British government, it has appointed these 7 members commissions. British government ने एक 7 members statutory commission अपॉइंट की under the chairmanship of Sir John Simon, और उसके chairman कौन बनाए? John Simon बनाए। Since what happened actually all these 7 members were Britishers, सारे 7 members Britishers थे, so all the parties they had boycotted this commissions. So सारी parties से इस commission को boycott किया, लेकिन this report again, so यहाँ पे 1930 में इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया again, but this commission it has submitted its reports in 1930 and recommended for the abolition of डायरेक्टरी, और कहा कि डायरेक्टरी को सबसे पहले अबॉलिश करना चाहिए। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मैंने बताया था, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट की बात की जाएगी, राइट, सो उसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर कर रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक विद हेड ऑफ मिनिस्टर्स के साथ करे बट बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो इसको खत्म किया जाए, अबॉलिशन ऑफ डायरेक्टरी इन द प्रोविंसेस, दे सेड देन एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, और ये जिम्मेदार गवर्नमेंट बनाने, सरकार बनाने की बात चलती रही। सो एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन दी प्रोविंसेस में भी चलती रही। उसके बाद फेडरेशन, फेडरेशन क्या होता है? यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है ना, जहाँ पे डिविजन ऑफ पावर्स होते हैं, किसके बीच में? सेंट्रल के बीच में, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बीच में। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की जाए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, ठीक है, इस एक फेडरेशन एस्टैब्लिश, पावर को डिवीजन किया जाए, उसकी बात है, ये एक रिकमेंडेशन किया। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट चल रहा था, मुस्लिम्स को, सिख को चलता है, इसको और आगे कंटिन्यू चलता रहे, वो चलता रहेगा, इसके बारे में बात करें, ठीक है। सो डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया। 10 साल पूरे हो गए तो देखा क्या क्या चीजें सही करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, what are the amendments we need to make in these things, what are the things which need to correct। ये जब सेल्फ में एनालिसिस करते हैं ना, तो सेम इससे भी यही कहा। तो इसके बारे में डायरेक्टली रिस्पांसिबल फेडरेशन सो कहा, और कॉमन इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली व्हेन दिस हैपेंड, इसके सबमिट करें रिपोर्ट। नाउ इन ऑर्डर टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ दिस कमीशन, जो भी इन्होंने कहा, ठीक है, उस चीज को कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इट हैज कन्वेंड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉस, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में बैठाया, डिस्कशन किया, 3 राउंड टेबल उन कॉन्फ्रेंस जो कराई उन सबके ऊपर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस, इस डिस्कशन के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर जो था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन अ व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म्स मतलब जो भी बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए, व्हाइट पेपर में लिखा गया। व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इट वाज प्रिपेयर्ड, उसको तैयार किया गया, एंड इट वाज सबमिटेड टू द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो जॉइंट सेलेक्ट कमिटी थी उसको सबमिट किया गया, ठीक है, एंड कुछ रिकमेंडेशन किए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, दीज आर द चेंजेस। देन ऑल दीज रिकमेंडेशन विद सर्टेन चेंजेस के साथ, ये सारी की सारी रिकमेंडेशन कुछ बदलाव के साथ, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में उसे इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सारे के सारे जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आएगा, उस सब में वो सारे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये साइमन कमीशन में हुआ, बहुत ही आसान है, 7 मेंबर की अपॉइंट की गई, ठीक है, 1930 में रिपोर्ट का सबमिट किया, रिकमेंडेशन किया, डायरेक्टली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट फेडरेशन एंड कॉमन इलेक्टोरेट किया, और उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक पेपर तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सबमिट किया गया, व्हाट विद सर्टेन चेंजेस के साथ उसे नेक्स्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया।
पूछा आता है साइमन का, जॉन साइमन कमीशन की 7 मेंबर थी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वी हैव कॉमनवेल्थ अवार्ड। इसी में आता है कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 की बात है। अगस्त 1932 में रेमसे मैकडॉनल्ड, ही वाज द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रेमसे मैकडॉनल्ड। तो क्या किया, व्हाट ही डिड, सो ही अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो बेसिकली जो कॉमनवेल्थ अवार्ड है वो डिप्रेस क्लासेस और शेड्यूल क्लासेस के लिए होता है। डिप्रेस बोलो या शेड्यूल क्लासेस, ठीक है, इनके लिए होता है। तो जो कॉमनवेल्थ अवार्ड आया डिप्रेस क्लासेस के, शेड्यूल क्लासेस के लिए आया, तो इन्होंने क्या किया, इस वहां के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि एक माइनॉरिटीज के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। माइनॉरिटीज के लिए नीड टू बी रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज, so which famously came to be known as a Commonwealth Award. So this award not only extend the communal electorate for Muslims के लिए, सिख मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए। तो ये जो अब तक कॉमनवेल्थ अवार्ड जो मुस्लिम्स के लिए था, सिख के लिए था, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए था, यूरोपियंस के लिए था, बट नाउ ही सेड दे डू नीड टू हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस इन शेड्यूल क्लासेस के लिए होना चाहिए। जो ये हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए भी होना चाहिए, माइनॉरिटीज और डिप्रेस क्लासेस हैं, ऐसा इनका कहना था रेमसे मैकडॉनल्ड ने। When गांधी जी, जब गांधी जी को पता चला कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस शेड्यूल क्लासेस को दिया जा रहा है, he was very distressed with such an extension of this principle of communal representation for depressed or scheduled classes. He was very disturbed with this thing, and then उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, and then what did he undertook fast, उन्होंने of course he took time, he undertook fast unto death, जब तक इन्हें येरावादा जेल, बहुत ही फेमस, ये पूना में है, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी जेल में थे, तो येरावादा जेल पूना में थे। वहां पे उन्होंने वहां पे भूख हड़ताल की टिल हिज डेथ, अनटू हिज डेथ, एंड देन टू गेट दिस अवार्ड मॉडिफाइड, ताकि इसको वापस ले लिया जाए। एंड देन फाइनली ये जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट इट वाज एक्चुअली साइन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव, कौन थे, वो वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिप्रेस्ड क्लासेस के, बी आर अम्बेडकर। इसीलिए तो जो बी आर अम्बेडकर के बीच में वर्सेस गांधी जी के बीच में जो एग्रीमेंट जाके बीच में साइन हुआ, उसे कहा जाता है पूना पैक्ट, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए हुआ था, कि जिसमें बाद में डिसाइड हुआ टू रिटेन द जॉइंट हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट, जिससे कहा कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो रहेगा जिस पूना पैक्ट में डिसाइड किया गया, और रिजर्व सीट्स जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाएंगी। This was that's how the Pune Pact it was being signed, and then British government they accepted the Pune Pact. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया, मॉडिफाइड किया कॉमन अवार्ड को इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। सो दिस मीन्स दैट द प्रोविजन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कीम ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन दैट कंटेन्ड इन द कॉमनवेल्थ अवार्ड, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है, इसके बाद इसकी जितनी भी स्कीम, दिस कॉमनवेल्थ अवार्ड दिस वाज मॉडिफाइड, सो पूना पैक्ट के जितने भी प्रोविजंस थे इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसे इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दी कॉमन अवार्ड। तो बेसिकली इसमें ऑल एंड ऑल क्वेश्चन रहता है कि पूना पैक्ट जो है कॉमन अवार्ड के अंदर, पूना पैक्ट साइन किया था बी आर अम्बेडकर गांधी जी के बीच में, साइन किया था, किस इशू की वजह से हुआ? दिस वाज अ मेनली क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, जरूरी था इसको समझाना, बहुत पेशेंस होके शांति से इसको समझिएगा, सुनिएगा, तब जाके सारे पॉइंट्स सब याद होंगे। Understand this thing. I hope you like this class. Please like, subscribe, press the bell icon, keep sharing, keep giving me feedback. जैसा कोई भी क्वेरी हो आप मुझे DM कर सकते हैं। Thank you so much. राधे राधे।